किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। किसानों द्वारा पान की खेती को कृषि का दर्जा दिए जाने की मांग, दूषित मिट्टी खराब कर रही पौधों की सेहत, साल दर साल घट रही तिलहन फसलों की खेती, चने की दाल में 80 रुपए प्रति किलो की गिरावट होने के बावजूद अभी और दाम गिरने के आसार और देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ा। अब कृषि समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय पान किसान यूनियन द्वारा वर्तमान में पान किसानों की ज्वलंत समस्याओं के निराकरण हेतु की गई एक बैठक में पान की खेती को कृषि का दर्जा दिए जाने की मांग की गई। बैठक में यूनियन के महासचिव ने बताया कि पान किसानों का तब तक कोई भला नहीं हो सकता जब तक पान की खेती को कृषि का दर्जा नहीं मिल जाता। बैठक में यूनियन के कोषाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकारी निदेशक ने प्रदेश में गन्ना उत्पादन में वृद्धि होने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार परता चीनी में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि गन्ने की उन्नत प्रजातियों एवं वैज्ञानिक विधि से खेती करने से उत्पादन बढ़ने के साथ साथ चीनी परते में भी वृद्धि हुई है। यही वजह है कि इस बार उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य बनने जा रहा है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के निदेशक ने संस्थान द्वारा गन्ना किसानों व चीनी मिलों के हित में किए गए अनुसंधान व विकास कार्यक्रमों की सराहना की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के अनुसार बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए रासायनिक खाद व कीटनाशक का ज्यादा प्रयोग मनुष्य को असमय बीमार बना रहा है। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की सलाह दी। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार खेतों की मिट्टी की सेहत ठीक है या खराब, यह जानने के लिए किसानों को हर फसल के बाद मिट्टी का परीक्षण अवश्य कराना चाहिए। मिट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फेट व पोटाश की सही मात्रा की जानकारी हो जाती है। इसके साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्व जो पौधों की बढ़त में अहम भूमिका निभाते हैं, उनकी जानकारी भी मिट्टी की जांच कराने से ज्ञात की जा सकती है। जिन तत्वों की मात्रा कम हो उन्हें समय रहते जैविक उर्वरकों द्वारा सही किया जा सकता है। राजधानी के क्षेत्रीय भूमि मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के सहायक निदेशक के अनुसार किसानों को प्रत्येक फसल की बुआई से पूर्व मृदा परीक्षण कराना चाहिए। आगामी अप्रैल माह से ब्लॉक स्तर पर मृदा परीक्षण जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मिट्टी की सेहत खराब करने का प्रमुख कारण रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग है। मानसून की अच्छी बारिश के चलते इस बार रबी सीजन में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक चालू वर्ष में खाद्यान्न की कुल पैदावार आज तक की लगभग सर्वाधिक 27 करोड़ टन रहने की उम्मीद है, जिसके चलते आयात पर निर्भरता कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। दलहन की पैदावार में 50 लाख टन अतिरिक्त की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। यह पैदावार भी अपने आप में उच्चतम है। बीते वर्ष दलहन की कम पैदावार होने से देश में दालों के दाम 7वें आसमान पर थे। तब मौजूदा समस्या से निपटने के लिए 60 लाख टन दालों का आयात करना पड़ा था। रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं की पैदावार भी अब तक की सर्वाधिक लगभग 10 करोड़ टन है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक है। साल दर साल खाद्य तेलों के मामले में बढ़ती आयात निर्भरता से जहां घरेलू खेती को नुकसान हो रहा है, वहीं किसानों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। घरेलू तिलहन फसलों की खेती धीरे धीरे कम होती जा रही है। सस्ते आयात के चक्कर में घरेलू तिलहन फसलों की खेती महंगी साबित हो रही है, लिहाजा किसानों ने इसकी खेती से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए काफी दिक्कतें पैदा हो गई हैं। उन्हें महंगे खाद्य तेल खरीदने पड़ रहे हैं। देश में सालाना 1.5 लाख टन से भी अधिक खाद्य तेलों का आयात करना पड़ता है। वर्ष 2015-16 में खाद्य तेलों का आयात बढ़कर लगभग 155 लाख टन हो गया है। आबादी बढ़ने से तिलहन की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए किसानों को पुनः तिलहन की खेती को अपनाना होगा ताकि उपभोक्ताओं को सस्ते खाद्य तेल उपलब्ध हो सकें। चालू वित्त वर्ष में अब तक देश में दूध का उत्पादन बढ़कर लगभग 10.5 करोड़ टन के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए लगभग 16.5 करोड़ टन का लक्ष्य रखा गया है। यह जानकारी कृषि मंत्रालय द्वारा दी गई। बीते वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान देश में कुल लगभग 15.5 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ था। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI के पूर्व उद्यान प्रभारी के अनुसार इस बार लगाई गई फूलों की किस्में किसान भाई अगले सीजन में भी लगा सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब आपके पास इन फूलों के बीज इकट्ठा हों। उद्यान प्रभारी के अनुसार बीज इकट्ठा करना काफी आसान है। जब बीज पौधों में पकने लगे तो उन्हें सावधानी पूर्वक निकालकर हल्की धूप में सुखा लें। इन्हें कागज पर सुखाना अच्छा रहता है, जिससे बीजों की नमी कागज सोख लेता है।
बीज सूख जाने के पश्चात उन्हें अलग अलग पॉलिथीन बैग में रखकर उन पर फूलों का नाम व रंग लिख दें। इन बीजों को कई साल तक प्रयोग में लाया जा सकता है। प्रदेश के अन्य राज्यों से अच्छी आवक के चलते बीते 2 माह में दलहन की कीमतों में भारी गिरावट आई है। दलहन फसलों की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद के चलते दामों में अभी और गिरावट होने के आसार हैं। 2 माह पूर्व जो चना दाल 160 रुपए प्रति किलो के भाव से फुटकर बाजार में बिक रही थी, वह अब 80 रुपए प्रति किलो के भाव पर आ गई है। इसी तरह अरहर की जो दाल 120 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, वह अब 70 रुपए प्रति किलो के आसपास बिक रही है। इसी प्रकार खड़े चने की कीमतों में भी काफी गिरावट आई है। चना अब बाजार में 60 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। मूंग की दाल पहले की तरह ही 80 रुपए तथा मसूर की 55 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रही है, जबकि काली उड़द दाल का भाव 90 रुपए तथा हरी उड़द दाल का भाव 115 रुपए प्रति किलो है। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को दी गई सलाह और सुझावों के बारे में। किसान भाइयों, कीटनाशियों एवं खरपतवारनाशी दवाओं का प्रयोग करने से पूर्व हवा की दिशा एवं गति का अवश्य ध्यान रखें। हमेशा हवा की दिशा में ही खड़े होकर स्प्रे सायंकाल के समय ही करें। राई तथा सरसों की फसल में माहू कीट के नियंत्रण हेतु क्लोरोपाइरीफास 20% ईसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 700 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। चने की खड़ी फसल में फलीछेदक कीट का प्रकोप होने की संभावना है, अतः इसकी रोकथाम हेतु क्यूनोल्फास 80% ईसी 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आलू की फसल की खुदाई के लिए मौसम अनुकूल है, अतः किसान भाई फसल की परिपक्वता के अनुसार खुदाई का कार्य करें। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि उत्पादों के ताजा मंडी भावों की। गेहूं का भाव आगरा की मंडी में 1870 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 1900 रुपए, मेरठ में 1940 रुपए और वाराणसी में 1875 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चने का भाव आगरा की मंडी में 7000 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 9000 रुपए, मेरठ में 7400 रुपए और वाराणसी में 8550 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल का भाव आगरा की मंडी में 2520 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 2375 रुपए, मेरठ में 2400 रुपए और वाराणसी में 2180 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह सरसों का भाव आगरा की मंडी में 3150 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 4400 रुपए, मेरठ में 3800 रुपए और वाराणसी की मंडी में 3900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। गुड़ का भाव आगरा की मंडी में 3000 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 2800 रुपए, मेरठ में 2840 रुपए और वाराणसी में 3100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में आलू का भाव आगरा की मंडी में 390 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 475 रुपए, मेरठ में 470 रुपए और वाराणसी में 480 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। अदरक का भाव आगरा की मंडी में 2310 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 2700 रुपए, मेरठ में 2075 रुपए और वाराणसी में 2700 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। लहसुन का भाव आगरा की मंडी में 7610 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 7300 रुपए, मेरठ में 7600 रुपए और वाराणसी में 7400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज का भाव आगरा की मंडी में 860 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 800 रुपए, मेरठ में 840 रुपए और वाराणसी में 980 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर के भावों पर नजर डालें तो टमाटर आगरा की मंडी में 490 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 650 रुपए, मेरठ में 515 रुपए और वाराणसी में 485 रुपए प्रति क्विंटल रहा। फलों में सेब का भाव आगरा की मंडी में 6450 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 5900 रुपए, मेरठ में 6090 रुपए और वाराणसी में 7380 रुपए प्रति क्विंटल रहा। केले का भाव आगरा की मंडी में 1820 रुपए, बरेली में 2200 रुपए, मेरठ में 1390 रुपए और वाराणसी में 1830 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। कृषि समाचारों और प्रमुख मंडी भावों की जानकारी के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज का हमारा विषय है ट्रेंच विधि से बसंतकालीन गन्ने की बुवाई। किसान भाइयों, जब हम कोई काम सही तरीके से करते हैं तो उसका हमें बेहतर परिणाम प्राप्त होता है। ऐसे ही गन्ने की बुवाई अगर हम सही विधि से करते हैं तो हम उसका
लाभ अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने में कर सकेंगे। इस विषय में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर के प्रसार अधिकारी श्री S.K. पाठक। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम जानना चाहते हैं कि इस समय बसंत का मौसम चल रहा है, ऐसे में बसंत के मौसम में गन्ने की बुआई शुरू होने वाली ही है, तो सबसे उपयुक्त समय क्या रहेगा हमारे किसान भाइयों के लिए? देखिए, गन्ने के जमाव के लिए जो सबसे उपयुक्त तापक्रम है वो 16 से 32 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है और बसंत काल में यह तापमान 15 फरवरी से लेकर के और 30 मार्च तक यह तापमान पाया जाता है। तो बसंतकालीन गन्ने की बुआई का सबसे उपयुक्त समय है 15 फरवरी से 30 मार्च तक। कुछ किसान भाई विलम्ब से गन्ने की बुआई करते हैं, तो विलम्ब से गन्ने की बुआई की दशा में भी 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य अवश्य बसंतकालीन गन्ने की बुआई कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में जब तापमान अधिक होता है तो उस समय बुआई करने पर गन्ने का जमाव प्रभावित होता है और जब जमाव प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से उत्पादन प्रभावित होगा। तो प्रयास यह करना चाहिए कि 15 फरवरी से 30 मार्च के बीच अपने गन्ने की बुआई कर लें। विलंब होने की दशा में वो 30 अप्रैल के पहले बुआई समाप्त कर लें। अच्छा, जैसे हमारा आज का विषय है ट्रेंच विधि से बसंतकालीन गन्ने की बुआई, तो ट्रेंच विधि ही हमारे किसान भाई क्यों अपनाएं और इससे क्या लाभ होगा? देखिए, ट्रेंच विधि ऐसी है कि गन्ना बुआई की ट्रेंच विधि में उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। आज हमारे प्रदेश का औसत उत्पादन 660 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि हमारे प्रदेश के बहुत से ऐसे किसान हैं जो इस विधि को अपना करके 1000 से लेकर 1200, 1500, यहाँ तक कि 1800 कुंटल तक पैदावार ले रहे हैं। तो वो इस विधि में ऐसी संभावनाएं हैं जिससे बहुत ज़्यादा उत्पादन किसान भाई ले सकते हैं। अब मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि इस विधि से बुआई करने पर गन्ने का जमाव 70 से 75% तक पाया जाता है। वहीं पे सामान्य विधि से जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो मात्र 40 से 45% अंकुरण होता है। अर्थात ट्रेंच विधि से गन्ना बुआई करने पर हमें 30 से 35% अधिक जमाव प्राप्त होता है। जब गन्ने का जमाव अधिक होगा, किल्ले उसमें अधिक बनेंगे, किल्ले जब अधिक बनेंगे, मिल योग्य गन्ने अधिक बनेंगे, तो अंततः उत्पादन अधिक होगा। जी, बिल्कुल सही। पहला फायदा तो हमें गन्ने के जमाव का होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फायदा है किसान भाइयों को कि इस विधि से बुआई करने पर मिल योग्य गन्नों की संख्या अधिक से अधिक प्राप्त होती है। इस विधि में जो गन्ने में किल्ले निकलते हैं वो 80% तक किल्ले वो मिल योग्य गन्नों में परिवर्तित हो जाते हैं, जहां पे वहीं हम सामान्य विधि से जब गन्ने की बुआई करते हैं तो उसमें केवल 60 से 65% ही किल्ले मिल योग्य गन्नों में परिवर्तित हो पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि फसल की क्रमिक बढ़वार के साथ साथ हम मिट्टी धीरे धीरे नालियों में गिराते जाते हैं, जिससे देर से जो कल्ले निकलते हैं उनकी संख्या पर रोक लगती है और जो कल्ले निकल चुके होते हैं वो मिल योग्य गन्नों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे हमें अधिक से अधिक मिल योग्य गन्ने मिलते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा है वो है पानी की बचत। इस विधि से जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो सिंचाई केवल हम ट्रेंच की नालियों में ही करते हैं और ट्रेंच की जो नालियां होती हैं वो खेत में 4 फीट की दूरी पे होती हैं, 120 सेंटीमीटर की दूरी पे नालियां होती हैं, जो पूरे क्षेत्रफल का सिर्फ 25% होती हैं। तो हमें जो सिंचाई करनी है गन्ने की वो सिर्फ 25% क्षेत्रफल में ही करनी है। तो इस वजह से हमें लगभग 1/3 पानी की बचत होती है। वहीं पे आप देखिए कि जब सामान्य विधि से आप गन्ने की बुआई करते हैं तो एक बार सिंचाई करने पर हमें 3 से 4 इंच जब हम सिंचाई करते हैं तो 7.5 लाख लीटर पानी हमें देना पड़ता है सिंचाई के लिए और समय उसी हिसाब से समय भी हमें लगता है। अब जब हम ट्रेंच विधि से हम सिंचाई करते हैं तो उस दशा में हमें केवल 2.5 लाख लीटर ही पानी देना पड़ता है, अर्थात 1/3 पानी ही देना पड़ता है। चूंकि ट्रेंच विधि में सिंचाई की संख्या बढ़ जाती है, जहां पे हम सामान्य विधि में 7 से 8 सिंचाई करते हैं, ट्रेंच विधि में 10 से 12 सिंचाई करते हैं, फिर भी हमें 50 से 60% शुद्ध रूप से पानी की बचत होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा है। इसके अलावा जो एक दूसरा फायदा है वो इंटरक्रॉपिंग का है, अंतः फसल का। इसमें जब हम गन्ने की बुआई ट्रेंच विधि से करते हैं तो हम दो लाइनों के बीच में 4 फीट की दूरी करते हैं, 120 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। तो इस बीच में हम कोई भी अंतः फसल लेकर के बसंत काल में हम मूंग और उड़द की अंतः फसल लेकर के दोहरा लाभ कमा सकते हैं। इसके लिए 2 लाइनों के बीच में
हम 30 सेंटीमीटर पे मूंग और उर्द की लाइनों में बुआई करके बिल्कुल बिल्कुल दोहरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो मूंग और उर्द का बीज दर लगता है, उर्द में करीब 18 किलो बीज लगेगा और मूंग में करीब 15 किलो बीज लगता है। तो इस तरीके से हम बुआई करके और दोहरा लाभ पैदा कर सकते हैं। करीब दूसरी चीज ये है कि उस जो जगह है, 2 लाइनों के बीच में जगह है, गन्ने को उस जगह की आवश्यकता करीब 90 से 120 दिन बाद पड़ती है। तो इस बीच में हम कोई फसल लेकर के हम दोहरा लाभ कमा सकते हैं। अच्छा, इसकी बुआई का भी कोई विशेष तरीका होता है क्या? ट्रेंच विधि से जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो उसका बुआई का तरीका मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि उचित मृदा नमी जब हो खेत में, उचित मृदा नमी से हमारा मतलब है कि खेत में जब 12 से 15% नमी हो, 12 से 15% नमी की जब हम बात करते हैं तो सिंचाई के बाद जब खेत में ओट आ जाए, ओट आने का मतलब कि जब किसान भाई खेत में चलें तो उनका पैर ना धंसे, ऐसी स्थिति में उनको पहली जुताई मिट्टी पलट हल से गहरी जुताई करनी चाहिए। क्योंकि ट्रेंच विधि में हम 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी बुआई करते हैं, तो हमें पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करना अवश्य है। इसके बाद 3 से 4 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से करके खेत को खूब अच्छी तरीके से समतल और भुरभुरा बना लेना चाहिए। उसके पश्चात हमें ट्रेंच ओपनर, ये ट्रेंच बनाने का यंत्र है, ट्रेंच ओपनर, जिसमें 1 फीट चौड़ी नाली बनाते हैं। तो ट्रेंच ओपनर द्वारा 4 फीट की दूरी पे 1 फीट चौड़ी और लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी नाली हम बनाते हैं। अच्छा, जैसे ये जो आपने ट्रेंच ओपनर की बात कही है, तो ये ट्रेंच ओपनर क्या होता है? ट्रेंच ओपनर ये यंत्र होता है जिसमें ये 4 फीट की दूरी पे ये नालियों ट्रैक्टर में पीछे लगा करके और इसी के द्वारा हम नाली बनाते हैं और उसी नालियों में हम गन्ने की बुआई करते हैं। जब हम खेत तैयार कर लेते हैं तो खेत तैयार करने के बाद जो हमने 1 फीट चौड़ी नाली बनाई है उसमें सबसे पहले हम फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं। उर्वरक की जो 1 हेक्टेयर के लिए संस्तुत मात्रा है उसमें 50 कुंटल प्रेसमड या 100 कुंटल गोबर की सड़ी खाद, 180 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश तथा 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट। जब हम बुआई करते हैं तो कार्बनिक खाद और नत्रजन की 1/3 मात्रा और फास्फोरस, पोटाश और जिंक की संपूर्ण मात्रा नालियों में डाल करके हम अच्छी तरह मिला देते हैं। नालियों में अच्छी तरीके से मिलाने के लिए हम लंबी टाइन वाले सब सॉइलर चला लेते हैं, जिससे एक तो खाद जो है वो अच्छी तरीके से मिट्टी में मिल जाती है। जी। दूसरा ये है कि नीचे की जो कड़ी परत है वो टूट जाती है, जिससे जब हम बुआई करते हैं तो जड़ें गहराई तक जाती हैं। तो जड़ें जब गहराई तक जाएंगी तो नीचे उनका एब्जॉर्प्शन, पोषक तत्वों का अवशोषण अधिक से अधिक होगा। अच्छा पाठक जी, ये बताइए कि कौन सी प्रजाति की बुआई करनी चाहिए हमें, गन्ने की किस प्रजाति की बुआई करने से ज्यादा लाभ प्राप्त होगा? बिल्कुल सही पूछा आपने। गन्ने की उन्नतशील प्रजातियों की बुआई करनी चाहिए हमें। अगर हम अगेती प्रजातियों की बात करें तो उसमें कोसा 08272, यूपी 05125, को 0238, को 0118, को से 03234, ये उन्नतशील प्रजातियां हैं, अगेती प्रजातियां, जिनकी बुआई करके हम बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर मध्य देर से पकने वाली प्रजातियों की हम बात करें तो उसमें कोसा 12232, कोसे 11453, कोसा 08279, कोसा 08276, ये उन्नतशील प्रजातियां हैं जिनकी बुआई करके किसान भाई बेहतर पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। हम गन्ने के 2 आंख के टुकड़े काटने के बाद, प्रजातीय चयन के बाद गन्ने के 2 आंख के टुकड़े काटते हैं। 2 आंख के टुकड़े काटने के बाद बावस्टीन नामक रसायन में इसको उपचारित करते हैं। बावस्टीन 112 ग्राम दवा और 112 लीटर पानी में घोल करके इसमें गन्ने के 2 आंख के कटे हुए टुकड़े को 5 मिनट तक हम उपचारित करते हैं। उपचारित करने के बाद हम जो पहले से ट्रेंच बना रखे हैं, नालियां बना रखे हैं, उस ट्रेंच में हम 2 आंख के टुकड़े 1 मीटर में 2 आंख के 10 टुकड़े रखते हैं। तो इन दूसरी जो नाली बनेगी उसके बीच में कितना अंतर होना चाहिए? एक नाली से दूसरे नाली के बीच में 120 सेंटीमीटर की दूरी होती है। अच्छा। जब हम 2 आंख के टुकड़े काट के उपचार करने के बाद गन्ने के टुकड़े की बुआई कर देते हैं, बुआई के पश्चात हम उसमें दीमक या अंकुर बेधक कीट से बचाव के लिए किसी कीटनाशक का प्रयोग करते हैं टुकड़ों के ऊपर। इसके लिए हम फोरेट 10G 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या क्लोरपाइरिफास 20 EC 5 लीटर 1875 लीटर पानी में घोल करके हम टुकड़ों के ऊपर हजारे से डाल करके और 2 से 3 सेंटीमीटर केवल मिट्टी डालते हैं। मैं यहाँ किसान भाइयों को पुनः ये बताना चाहूंगा कि कई किसान भाई पूरा पाटा लगा देते हैं। हमें ट्रेंच विधि में केवल 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी ही ऊपर
डालनी है बुआई के बाद। अच्छा, जो गन्ने के टुकड़े को ढकते हैं अच्छा, उसमें अच्छा। 2 से 3 सेंटीमीटर ही मिट्टी डाल करके हम गन्ने की ढकाई करते हैं। उसके पश्चात हमें पहली सिंचाई यथाशीघ्र नालियों में करनी चाहिए। तत्पश्चात हमें 15 से 20 दिन के पश्चात हमें सिंचाई रेगुलर करते रहना चाहिए। बरसात में अगर 20 दिन तक बरसात नहीं होती है तो हमें अवश्य उसमें सिंचाई करते रहना चाहिए। पाठक साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुमूल्य जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि ट्रेंच विधि अपनाने से हमारे लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए कितना ज़्यादा लाभकारी रहेगा अगर हम ट्रेंच विधि अपनाते हैं। इससे हम कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कृषि समाचारों के बाद आइए नजर डालते हैं आज के मौसम समाचारों पर। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक तथा न्यूनतम तापमान लगभग सामान्य रहा। वातावरण में अधिकतम आर्द्रता 80% तथा न्यूनतम 50% दर्ज की गई। वायु दिशा पश्चिम से पूर्व तथा गति 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा रही। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 48 घंटों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुबह के समय हल्की धुंध छाई रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम तथा न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। किसान भाइयों, गेहूं की खड़ी फसल में समय नमी बनाए रखें, साथ ही खरपतवार नियंत्रण हेतु संस्तुत दवाओं का प्रयोग करें। टमाटर, मिर्च आदि की ग्रीष्मकालीन फसल की नर्सरी डालें तथा रोपाई हेतु खेत की तैयारी का कार्य करें। प्याज की तैयार पौध की रोपाई का कार्य करें। केले के बागों में फूल एवं फल निकलने पर बांस अथवा लकड़ी से पौधों को सहारा देने का कार्य करें। किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम समाचार। अगले अंक में हम कुछ और नई जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।